हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीआईबी एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके मॉड्यूल ए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम डिस्कस करते हैं। अलोंग विद दैट वी सॉल्व फ्यू एमसीक्यूज व्हिच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इसका एक टॉपिक है। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उनको डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ अ डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 5। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर गाइडेंस एंड एडुटैप आपके लिए मास्टर कोर्स लेकर आ गया है। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल चारों कंपलसरी कंपोनेंट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विथ एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड शॉर्ट नोट्स के साथ साथ लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन अवेल दिस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में CAIB 75 इज द कोड दैट यू कैन बी यूजिंग सो एज टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन द वैल्यू ऑफ द कोर्स। ठीक है, इसके साथ एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक की फैसिलिटीज एक्सपोर्टर्स को क्या मिल रहे हैं, दूसरे की फैसिलिटीज इंपोर्टर्स को क्या मिल रहे हैं। ठीक है, इन दो वेज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला है एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये पहला हमारा पार्ट है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एजेंसी कमीशन का मतलब होता क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट्स जो किया जाता है एक्सपोर्टर्स के द्वारा, तो उसमें एक एजेंसी होती है विच टेक्स केयर ऑफ द गिव एंड टेक ऑफ ट्रांजैक्शंस मनी। ठीक है, उसे हम ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं। तो मेनली ऑथराइज्ड डीलर इज कॉल्ड द एजेंसी। और ये एजेंसी किस तरह का कमीशन ले सकती है एक्सपोर्ट्स रिलेटेड एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हियर। ठीक है, तो ये कमीशन कौन पे करता है, एक्सपोर्टर ऑथराइज्ड डीलर को पे करता है। तो ऑथराइज्ड डीलर को एक्चुअली ये मनी मिलता है, एक्सेस मनी। लेट से कोई मनी तो एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करके एक्सपोर्टर को पे कर देना है, बट एक्स्ट्रा मनी प्रॉफिट इसको कहाँ से मिलेगा, तो दैट प्रॉफिट इज द एजेंसी कमीशन। ठीक है, कौन पे करता है, एक्सपोर्टर एक्चुअली पे करता है, लेकिन जो बिल इसने जनरेट किया है फॉर द इम्पोर्टर उसमें ऐड कर देगा। लेट्स से 100 इज द बेसिक कॉस्ट, 20 इज द एजेंसी कमीशन, तो 20 रुपीज़ ऐड करके 120 रुपीज़ का बिल जनरेट करके बायर को देगा। तो दिस इज एडेड टू द इम्पोर्टर्स बिल। ठीक है, इम्पोर्टर के बिल में ऐड हो जाता है। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, रेमिटेंस या डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, रेमिटेंस हो सकता है या फिर जो ये पेमेंट आई है उसमें से थोड़ा पार्ट अपना खुद ही कट करके ये जो है एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करेगा। एंड ये इससे रिलेटेड कंडीशंस क्या है, ये जो भी एजेंसी कमीशन है वो ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फॉर्म में डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ईडीएफ इज द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, सॉफ्टेक्स सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये फॉर्म है। इस फॉर्म में डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि कितना कमीशन है, क्या है, किस तरीके से कट किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस, एवरीथिंग एक्सेप्टेड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। रिलेटिव शिपमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। ठीक है, शिपमेंट होने के बाद ये कमीशन वगैरह होगा कि ऑब्वियसली शिपमेंट होने के बाद गुड्स एक्सपोर्टर ने शिपमेंट कर दिया है उसके बाद ही the payment will come. That is the thing. If not declared, remittance allowed for after reason told. ठीक है, अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं हम, ये फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, तो रीज़न बताना होगा कि किस वजह से ये कमीशन लिया गया है, किस तरीके से लिया गया है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में इससे रिलेटेड एक अग्रीमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन अगर नहीं है तो दैट इज़ द एजेंसी कमीशन से रिलेटेड रूल्स एंड फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किए गए। अब कई बार जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें रिडक्शन किया जाता है, यानी कि लेटस से जो बायर है उसको जो इम्पोर्टर है उसको पेमेंट करनी है एंड उसको एक इनवॉइस दिया जा रहा है, एक बिल दिया जा रहा है बाय द एक्सपोर्टर। तो ऐसे में इफ दैट बायर इज पेइंग सम पार्ट ऑफ द बिल अर्ली ओनली, ठीक है, प्री पेमेंट कर दे रहा है, कोई यूसेंस बिल है यानी कि आपने कहा कि 50 डेज के बाद पे करो, बट इज पेइंग बिफोर ओनली 10 डेज में पेमेंट कर दिया। ऐसे में थोड़ा इनवॉइस वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं एज एन इंसेंटिव कि भाई पहले जल्दी पे कर दो। ठीक है, और इनवॉइस वैल्यू का जो अमाउंट है कितना रिड्यूस होगा क्या है, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द बेंचमार्क ऑफ द करेंसी। ठीक है, अल्टरनेट रेफरेंस रेट के बेसिस पर इसे सेट किया जाएगा कि कितना किया जाएगा।
अब इसके साथ साथ ये जो बिल है वो उसका कॉस्ट एंड ऑल डिसाइड हो चुका है या फिर उसे भेज दिया गया है टू द बैंक फॉर कलेक्शन कि हाँ इसके पैसे कलेक्ट करो। तो ऐसे में रिडक्शन इनवॉइस वैल्यू में कैसे करेंगे? रिडक्शन अप्रूव किया जाएगा ऑथराइज डीलर के द्वारा। ठीक है, कितना, लेटर से 100 रुपीज़ का ये बिल है तो 25% से ज़्यादा का रिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। पहले प्री पेमेंट कर रहे हैं तो खुशी खुशी में हम 25 रुपीज़ तक का रिडक्शन दे सकते हैं, यानी कि 75 रुपीज़ पे कर दो, चलो जल्दी पे कर दो बट 75 कर दो, ऐसे इतना दे सकते हैं। इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, 25% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू से कम नहीं। और जो भी कमोडिटीज प्राइस रेस्ट्रिक्शन से, यानी कि 100 है तो 100 ही लेना है बाय द गवर्नमेंट्स प्राइस रेस्ट्रिक्शन, उस पे ये रिडक्शन नहीं होगा। और एक्सपोर्टर जो है आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। आई होप यू नो अबाउट द कॉशन लिस्ट। इस लिस्ट में बताया जाता है कौन से एक्सपोर्टर सही से एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट कर रहे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उस कॉशन लिस्ट में इस एक्सपोर्टर का नाम नहीं होना चाहिए, वरना ये रिडक्शन जो इनवॉइस वैल्यू का वो नहीं मिलेगा। और लेट्स से कोई परसेंटेज रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर तो 25% का रेस्ट्रिक्शन है, परसेंटेज रेस्ट्रिक्शन के बिना आपको रिडक्शन करना है। ठीक है, 75 से भी कम देना है, तो ऐसे में एक्सपोर्टर जो है 3 साल से ही बिजनेस में होना चाहिए। बिजनेस में ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा होगा एंड एक्सपोर्ट बिल्स का आउटस्टैंडिंग 5% जो है एनुअल टर्नओवर, 3 साल का जो भी टर्नओवर है, लेट्स से 100 रुपीज़ जो है 3 साल का टर्नओवर है, तो इसमें से 5% से कम जो है एक्सपोर्ट बिल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि एक्सपोर्ट बिल्स पर पेमेंट उसे नहीं आई है, ऐसे 5% से कम होने चाहिए। ठीक है, तभी ये रिडक्शन दिया जा सकता है टू बाय दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। यानी कि 5 रुपीज़ से हटकर, यानी कि 95 रुपीज़ तक का पेमेंट आ चुका होना चाहिए, 5 रुपीज़ खाली नहीं आया हो, ऐसा चलेगा। तो दीज आर द कंडीशंस अगर विदाउट रेस्ट्रिक्शन आपको ये रिडक्शन करना है। अब एक्सपोर्ट रिलेटेड क्लेम्स, यानी कि आपने एक्सपोर्ट बिल जनरेट किया, उस पर पेमेंट आ गया और वो इंडिया आ चुका है, एंड एक्सपोर्टर अगर कॉशन लिस्ट में नहीं है, ये दो कंडीशंस अगर फॉलो हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बिल से रिलेटेड कुछ क्लेम्स अगर आपके हैं कि ये सही है, वो सही है, इतना कॉस्ट वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर क्लेम्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं बाय द बैंक्स। अब जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है कई बार उसे रिफंड करना होता है, यानी कि पैसे इंडिया में आ गए लेकिन यू हैव टू रिफंड इट, एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ एंड व्हाट आर द कंडीशंस इन दिस रिगार्ड। अगर क्यों रिफंड करना होता है? अगर वो री इम्पोर्ट किया जा रहा है, इसे एक्सपोर्ट जो है इंडिया के द्वारा किया गया है, अब इसे वापस से इंडिया में री इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में रिफंड प्रोसीड्स का जो है, जो भी पैसे लिए गए हैं, जो एक्सपोर्ट करने के बाद पैसे लिए गए हैं ना इंडिया के द्वारा, तो इंडियन एक्सपोर्टर उस पैसे को रिफंड करेगा। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट, पुअर क्वालिटी है, ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, तो चलो वापस कर दो सामान, ऐसा। बैंक से इस चीज़ में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि ड्यू डिलिजेंस हुई है कि नहीं एक्सपोर्टर का, बोनाफाइड्स उसके ट्रांजैक्शन सही हैं या नहीं। एक्सपोर्टर जो है एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा डीजीएफटी कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ये जो रिफंड है वो सिर्फ एक्चुअल वैल्यू, यानी कि 100 रुपीज़ का बिल है तो 100 रुपीज़ रिलेटेड हो रहा है, इस पर कोई इंसेंटिव वगैरह मिला है तो उस चीज़ का रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ के साथ अंडरटेकिंग फ्रॉम द एक्सपोर्टर दैट द गुड्स विल बी री इम्पोर्टेड, यानी कि 3 मंथ्स के टाइम रेमिटेंस के बाद जो पैसे मिल गए हैं उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये री इम्पोर्ट हो जाना चाहिए, इंडिया में वापस आ जाना चाहिए, देन ओनली दिस थिंग इज़ वैलिड कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपके वापस आ जाएंगे और सारे जो प्रोसीजर्स है नॉर्मल इंपोर्ट्स के जो होते हैं उस हिसाब से एडहियर किया जाएगा। देन देयर इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, किस चीज़ का? जो ईटीएक्स फॉर्म है, एक फॉर्म है, आपको ऑथराइज डीलर को सबमिट करना होता है, तो उस फॉर्म को सबमिट करने से रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड फॉर्म है, तो इसको सबमिट करने से रिलेटेड जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? यस, 6 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है नॉर्मल टाइम पीरियड से। कंडीशंस क्या है? ट्रांजैक्शन जो है आपके, अगर आपने ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है फॉर्म सबमिशन का बाय एक्सपोर्टर टू द ऑथराइज्ड डीलर विच माइट बी अ बैंक, लेट्स से एसबीआई, तो क्या कंडीशंस होने चाहिए? ट्रांजैक्शन जो है ईडी या सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन में नहीं होने चाहिए, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक होना चाहिए, satisfied that exporter has not been able to realize proceeds। ठीक है, उसके कंट्रोल में नहीं था, इस वजह से ये प्रोसीड्स नहीं मिले हैं और ये फॉर्म सबमिशन नहीं हुआ है एंड पेमेंट ऑथराइज्ड डीलर को नहीं मिली है। डिक्लेरेशन दैट द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज्ड
जो एक्सटेंडेड पीरियड है उतना टाइम में आपका जो प्रोसीड्स है वो रियलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, ये चीज़ डिक्लेयर करना है। बियॉन्ड 1 ईयर अगर आप कर रहे हैं तो $1 1 मिलियन, या फिर पिछले 3 ईयर्स के एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग जो भी है, यानी कि एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट्स जो आपको आने हैं $1 मिलियन, या फिर पिछले 3 साल के पेमेंट्स में से 10% से कम का अमाउंट होगा, तभी आपको जो है 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन मिलेगा टाइम लिमिट का। एक्सपोर्टर जो है कोई बायर के अगेंस्ट केस फाइल करता है, तब भी ये एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एक्सटेंशन है टाइम लिमिट का वो मिल सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग $1 मिलियन 10% ऐसा है, बट ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी अगर केस फाइल हो रहा है यहाँ पर, और ईपीडीएमएस में अगर इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अदर देन दिस प्रियोर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है किसी और एक्सटेंशन के लिए आरबीआई से। ठीक है, now please answer this question. Banks can allow claims against export bills provided which among the following condition is or fulfilled. ये आपका होमवर्क है। Relative export proceeds have been realized and repatriated to India. Exporter is not in caution list. ठीक है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ओके, सो हियर इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू BFM, आप हमें बता सकते हैं ऑन दिस नंबर 8146207241, या hello@edutap.co.in पर भी बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर।